प्यार हुआ। एपिसोड 21। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अवनी को बचाने के लिए अमन उस गोदाम में पहुंच चुका था जहां मनोज ने अवनी का किडनैप करके रखा था। अब आगे गोदाम के अंदर अब बस गोलियों की गूंज बाकी थी। धुएं से पूरा हो गया था और जमीन पर घायल पड़े मनोज और उसके साथी तड़प रहे थे। अमन ने गुस्से में मनोज की कॉलर पकड़ी। कुत्ते, अब बोल, कमीने, लड़कियों का किडनैप करेगा। मनोज हाँफते हुए जमीन पर गिरा पड़ा था। चेहरे से खून बह रहा था, आंखों में डर साफ झलक रहा था और हाथ में लगी गोली के कारण उसके चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा था। अवनी धीरे धीरे उठी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा चोटों से भरा था, पर अब उसके मन में एक बात थी कि वह जिंदा बच गई। अब उसके साथ कोई गलत काम मनोज नहीं कर पाएगा। वह लाचार कदमों से अमन की तरफ बढ़ी और जैसे ही अमन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया वह सीधे उसकी बाहों में जा गिरी। अमन ने उसे कसकर थाम लिया। अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा अवनी। उसी वक्त पीछे की ओर से एक हल्की सी परछाई दीवार पर हिली। अमन ने मुड़कर देखा, यह वही नकाबपोश आदमी था जिसने अवनी को बचाया था। काले कपड़ों में, हाथ में वही साइलेंसर लगी पिस्तौल लिए धीरे से अमन और अवनी की ओर एक नज़र डालता है। उसकी आंखों में कुछ था, न तो नफरत थी न ही किसी के लिए प्यार, बस एक गहरी शांति और एक रहस्य उसकी आंखों में दिख रहा था। अमन ने आवाज लगाई, रुको, कौन हो तुम? पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह शख्स पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ा और पल भर में गायब हो गया, जैसे धुएं में घुल गया हो, जैसे कभी वहां पे कोई था ही नहीं। अभी ने दरवाजे पर दौड़कर जाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ हवा चल रही थी और जमीन पर उस नकाबपोश के जूतों के निशान धीरे धीरे मिट रहे थे। कौन था और इसे कैसे पता कि अवनी यहाँ है? पर जवाब किसी के पास नहीं था। तभी दूर से सायरन की तेज आवाज गूंजने लगी। अभी बोला, सर, पुलिस। अमन ने गहरी सांस ली। पुलिस यहाँ कैसे आ गई? पुलिस को कैसे पता? अमन के मन में अभी कई सवाल थे, लेकिन यह तो पुलिस के आने के बाद ही पता चलेगा कि पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई। गोदाम के बाहर नीली लाल लाइटें चमकने लगीं। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें नज़दीक आती जा रही थी और वहीं खड़ा अमन अवनी को अपनी बाहों में लिए उस रहस्यमयी नकाबपोश के वाले आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने मौत के बीच से एक जिंदगी बचाई थी, पर खुद पर पर्दा डाल गया था, एक रहस्य छोड़ गया था। गोदाम के बाहर अब पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली लाइटें पूरी दीवारों पर झिलमिलाने लगी थी। अमन ने धीरे से अवनी को अपने कंधे से लगाते हुए कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, सब खत्म हो गया और यह कमीना अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। पुलिस अंदर दाखिल हुई। एसपी अमृता भारद्वाज खुद टीम के साथ थी। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों तरफ टूटी बोतलें, खून से सनी जमीन और एक तरफ पड़े बेहोश मनोज और उसके दोस्त। अमृता ने अमन की तरफ देखा। मिस्टर अमन राय, आप यहाँ? अमन ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद आज एक जिंदगी खत्म हो जाती मैडम। इतने में दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, अवनी, मेरी बेटी। राजेश जी अंदर अपनी व्हील चेयर से आ रहे थे। पीछे पीछे उनके भाई विपिन भी थे। राजेश जी की आंखों में डर, बेचैनी और हजार सवाल थे। जैसे ही उन्होंने अवनी को अमन की बाहों में देखा, उनके आंखों से आंसू फूट पड़े। वे व्हील चेयर से आए और अवनी को अपने गले से लगा लिया। बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अवनी बस सिर हिलाकर रोती रही। पापा, मैं बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, चेहरा सूजा हुआ, ओंठ फटे हुए। लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो उसका डर, अकेलापन और दर्द सब एक साथ बह निकला। राजेश जी ने अमन की ओर देखा और कहा, सर, अवनी मेरी बेटी है, वह मेरी जिंदगी है। आपने उसे जिंदा लौटा दिया। मैं आपकी यह मदद जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अमन ने कहा, इसमें मदद की क्या बात है सर? अवनी मेरी कॉलेज में पढ़ती है और ये मेरी जवाबदारी है कि मेरी कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों की सेफ्टी मेरी ही जवाबदारी है। तो अवनी के जगह कोई और भी होता तो शायद मैं यही करता। एसपी अमृता ने बीच में कहा, मनोज को और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री का बेटा होना उसे कानून से ऊपर नहीं बना सकता है। उसी वक्त बाहर से एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। मैडम, बाहर न्यूज चैनल की गाड़ियां आ चुकी हैं, मीडिया को खबर लग गई है लगता है। अमृता ने ठंडी सांस ली। फिर वही तमाशा। राजेश जी ने अवनी के बाल सहलाते हुए कहा, चलो बेटा, घर चलते हैं।
अवनी ने धीरे से सिर हिलाया। चारों ओर पुलिस की लाइटें थी। अमन की आंखों में गहराई थी और कहीं दूर किसी अंधेरी छत पर वही नकाबपोश देख रहा था। धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकालता है जिसमें अवनी की बचपन की तस्वीर थी। वह मुस्कुराता है और अंधेरे में फिर से गायब हो जाता है। सुबह के 8 बज रहे थे। सिटी हॉस्पिटल, सुबह का वक्त। सिटी हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की भीड़ और पुलिस की गाड़ियां लगी थी। अंदर पूरे अस्पताल में सुरक्षा तैनात थी। कमरा नंबर 307 में मनोज सिंह, मंत्री रघुवीर सिंह का बेटा, हाथ में गोली का घाव लिए पड़ा था। दरवाजा जोर से खुला। कहाँ है मेरा बेटा? रघुवीर सिंह गुस्से से तमतमाते हुए अंदर दाखिल हुए। सफेद कुर्ते पर सुनहरे बटन, माथे पर पसीना, आंखों में सत्ता का जहर और घमंड दोनों झलक रहे थे। डॉक्टर घबरा कर बोला, सर मरीज को रेस्ट की जरूरत है। रघुवीर ने दहाड़ लगाई, रेस्ट बाद में करवाना, पहले यह बताओ किसने मेरे बेटे को गोली मारी और किसकी हिम्मत कि पुलिस ने उसे अपराधी बना लिया। इसी बीच एसपी अमृता भारद्वाज वहां पहुंची। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मंत्री जी, गोली उसे उस वक्त लगी जब वह एक लड़की को किडनैप करने और जान से मारने की कोशिश कर रहा था। रघुवीर ने गुस्से से कहा, तुमको पता भी है किससे बात कर रही हो? मैं यहाँ का मंत्री हूँ। अमृता की नजरें बिल्कुल स्थिर थी। और कानून की प्रतिनिधि हूँ मंत्री जी मैं। यह देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ हर कोई कानून के आगे बराबर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हारा तबादला करवा दूंगा, समझी तुम? तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और वो अमन राय भी नहीं बचेगा। अमृता ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, धमकी देने से पहले अपनी फाइलें देख लीजिए, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोला तो कई पुराने केस फिर से खुल जाएंगे। रघुवीर एक पल के लिए चौंक गया। अमृता की आंखों में सिर्फ कानून की ज्वाला थी। वह आगे बढ़कर बोली, आपका बेटा सेक्शन 307, 365 और 376 के प्रयास के तहत अरेस्ट हुआ है। वह अस्पताल से निकलने के बाद सीधा जेल जाएगा, भले ही उसके पिता मंत्री क्यों न हो। रघुवीर ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है एसपी, खेल तुमने शुरू किया है और इसका अंत अब मैं करूंगा। वह दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। अमृता दरवाजे की तरफ देखती रह गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था अब सत्ता और सच की असली जंग शुरू हो चुकी है। कंटिन्यू। क्या मनोज को मंत्री रघुवीर जी जेल जाने से बचा पाएंगे या नहीं, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।